नमस्कार, हमारा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं AKN टीवी। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में आज दिन भर की प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अंग्रेजी सशक्तिकरण करती है, यह शर्मनाक नहीं है और इसे हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा RSS नहीं चाहते कि गरीब बच्चे यह भाषा सीखें, क्योंकि वे नहीं चाहते कि वे सवाल पूछें और समानता हासिल करें। राहुल का यह पोस्ट अमित शाह की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें शाह ने कहा था कि इस देश में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें जल्द ही शर्म आएगी। राहुल गांधी ने अपने एक्स पर लिखा कि अंग्रेजी बांध नहीं बल्कि एक पुल है। अंग्रेजी शर्म नहीं सकती है, अंग्रेजी जंजीर नहीं, जंजीर तोड़ने का औजार है। बीजेपी RSS नहीं चाहते कि भारत का गरीब बच्चा अंग्रेजी सीखे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सवाल पूछें, आगे बढ़ें और बराबरी करें। आज की दुनिया में अंग्रेजी उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी मातृभाषा, क्योंकि यही रोजगार दिलाएगी, आत्मविश्वास बढ़ाएगी। भारत की हर भाषा में आत्मा है, संस्कृति है, ज्ञान है। हमें उन्हें संजोना है और साथ ही हर बच्चे को अंग्रेजी सीखनी है। यही रास्ता है एक ऐसे भारत का जो दुनिया से मुकाबला करे, जो हर बच्चे को बराबरी का मौका दे। शाह ने हिंदी समेत भारतीय भाषाओं के भविष्य पर कहा कि अपना देश, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास और अपने धर्म को समझने के लिए कोई भी विदेशी भाषा पर्याप्त नहीं हो सकती। अधूरी विदेशी भाषाओं के जरिए संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ यह लड़ाई कितनी कठिन है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय समाज इसे जीतेगा। एक बार फिर स्वाभिमान के साथ हम अपने देश को अपनी भाषाओं में चलाएंगे और दुनिया का नेतृत्व करेंगे। भाषा का विवाद बढ़ने पर TMC नेता भी इसमें कूद पड़े हैं। भाषा पर छिड़ी इस बहस के बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने शुक्रवार को कहा कि भारत में 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं और 19,500 भाषाएं और बोलियां हैं और यही हमारे देश की विविधता में एकता का स्वरूप है। 97% लोग मान्यता प्राप्त भाषाओं में से किसी एक को अपनी मातृभाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अमित शाह, PM नरेंद्र मोदी और उनका गिरोह इसे कभी नहीं समझ पाएगा। TMC की राज्यसभा सदस्य सागरिका घोष ने भी अपने एक्स पर लिखा है। उन्होंने लिखा कि भारतीयों को किसी भी भाषा पर शर्म नहीं आनी चाहिए। अब आपका इस पूरे मामले में क्या ख्याल है, आपका क्या राय है, आप हमें जरूर बता सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा में भाजपा सरकार के 1 साल पूरा होने पर भुवनेश्वर में रोड शो किया और इसके बाद वे एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद PM जनता मैदान में 2036 तक विकसित उड़ीसा और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए विजन डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया, राज्य सरकार का गठन पिछले साल 12 जून को हुआ था, इसलिए एक साल बाद यानी कि 12 जून को ये पूरा हुआ था, लेकिन PM के बिजी शेड्यूल की वजह से कार्यक्रम 20 को ही रखा जा रहा है। उड़ीसा विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने 147 सीटों में से 78 सीटें जीती थी। राज्यसभा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। मनमोहन चरण मांझी राज्य में 15वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि इस रोड शो के लिए PM का एयरपोर्ट से जनता मैदान तक रोड शो का होना तय किया गया है। इस दौरान जगह जगह प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। रोड शो के साथ तिरंगा यात्रा की भी आयोजन होना संभव है। PM का 1 साल में उड़ीसा का यह 6वां दौरा है। यहाँ 2-2.5 घंटे वे रुकेंगे। जनता मैदान का कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। वहां से वह वायुसेना के विशेष विमान से बिहार रवाना हो जाएंगे। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद PM मोदी का 1 साल में यह 6ठा उड़ीसा दौरा है। PM 12 जून को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। 17 सितंबर को PM मोदी ने उड़ीसा में सुभद्रा योजना लॉन्च की। 29 नवंबर को प्रधानमंत्री ने उड़ीसा में पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। 8 जनवरी को भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ किया। इसके बाद 27 जनवरी को 2025 को PM मोदी ने उत्कर्ष उड़ीसा, मेक इन इंडिया और मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। PM नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सिवान के जसौली में सभा को संबोधित किया। 35 मिनट के भाषण में PM ने RJD और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पंजे और लालटेन के सिकंजे ने बिहार को पलायन का प्रतीक बना दिया था। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। नौजवानों ने बिहार की बदहाली के सिर्फ किस्से और कहानी सुनी है। उन्हें अंदाजा भी नहीं है जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। PM ने कहा कि RJD बाबा साहेब को अपने
पैरों में रखती है, मोदी उन्हें अपने दिल में रखता है। आरजेडी और कांग्रेस बिहार और निवेश विरोधी हैं। पीएम ने करीब 10,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाई। अम्बेडकर का अपमान किया। अपने अभिभाषण के दौरान पीएम ने बोला कि आरजेडी वालों ने बाबा साहेब की तस्वीर से साथ क्या किया। बिहार में पोस्टर लगे हैं, माफी मांगे, लेकिन ये लोग कभी भी माफी नहीं मांगते। इनके अंदर दलित और अति पिछड़ा के लिए कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी बाबा साहेब को अपने पैरों में रखती है, मोदी उन्हें अपने दिल में रखता है। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज पहला इंजन अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अफ्रीका में भी बिहार की जय जयकार होने वाली है। मधौड़ा में इसकी फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री उसी जिले में बनी है जिसे आरजेडी और कांग्रेस वालों ने पिछड़ा कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था। जंगल राज वालों ने बिहार का विकास इंजन ठप कर दिया है। अब बिहार में बना इंजन अफ्रीका की रेल चलाएगा। अपने अभिभाषण में पीएम ने आगे बोला कि आरजेडी कांग्रेस के कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी हैं। अपने मुंह से ये लोग विकास की बात तो करते हैं, लेकिन मकान सब जगह ताले लटके दिखाई देते हैं। ये लोग बिहार में माफिया राज, गुंडा राज और भ्रष्टाचार के पोषक रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 से 27 जून तक चीन के किंगदाओ शहर में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी शामिल होंगे। यह किसी भी भारतीय मंत्री का 7 साल बाद चीन का दौरा होगा। इससे पहले अप्रैल 2018 में उस समय की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गई थी। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और चीन के बीच रिश्ते सामान्य करने की कोशिश चल रही है। व्यापार, यात्रा और संवाद फिर से शुरू हो चुके हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा चालू है और डेप्सोंग और डेमचोक में गश्त की जानकारी भी सामने आई है। राजनाथ सिंह की मुलाकात चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन से द्विपक्षीय वार्ता के तौर पर भी होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच वीजा नीति, कैलाश यात्रा, जल आंकड़ों का साझा करना और हवाई संपर्क बहाल करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात लाओस में एडीएमएम पल्स शिखर सम्मेलन में हुई थी, जो सीमा विवाद के बाद पहली सीधी बातचीत थी। दिसंबर 2024 में पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद पर समझौता हुआ। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 2020 में सीमा विवाद जो चला था उसको लेकर तनाव था। 2 साल की लंबी बातचीत के दौरान दिसंबर 2024 तक एक समझौता हुआ है। इसमें यह तय हुआ कि दोनों सेनाएं विवादित पॉइंट्स देपसांग और डेमचोक से पीछे हट जाएंगी। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को डेपसांग और डेमचोक से पीछे हटने की जानकारी सामने आई थी। इसमें बताया गया था कि यहां से दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस लौटेंगी, साथ ही उन्हीं क्षेत्रों में गश्त करेंगी जहां अप्रैल 2020 से पहले गश्त को किया जाता था। इसके अलावा कमांडर लेवल मीटिंग होती रहेगी। आपको बता दें कि 2020 में भारत चीन के सैनिकों के बीच गलवान झड़प के बाद से ही डेप्सोंग और डेमचोक में तनाव बना हुआ था। करीब 4 साल बाद 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच नया पेट्रोलिंग समझौता हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि इसका मकसद लद्दाख में गलवान जैसी झड़प रोकना और पहले जैसा हालत बनाना है। 25 अक्टूबर को भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई थी। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और डेप्सांग पॉइंट में दोनों सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और हेड हटा लिए गए। गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे लाए गए हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4 मौतें हुई हैं। दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में एक मरीजों ने जान गंवाई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी 2025 में अब तक नए वेरिएंट से 120 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना के 5608 एक्टिव केसेस हैं। गुरुवार को 64 नए केस सामने आए हैं। वहीं 368 मरीज रिकवर हुए हैं। बीते एक हफ्ते से हर दिन कोरोना के 100 से कम नए केस दर्ज हो रहे हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1184 एक्टिव मामले हैं। आईसीएमआर एनआईवी के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा कि सिंगापुर में फैल रहे निम्बस वेरिएंट के केस भारत में भी सामने आ रहे हैं। बीते 5 से 6 हफ्तों में इन केसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है। नए वेरिएंट में फिलहाल ओमिक्रॉन जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। आपको अगर राज्यों का अलर्ट बताएं तो उत्तर प्रदेश की जानकारी दे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारियों ने सभी अस्पतालों को जरूरी दवाएं, पीपीटी किट, जांच सुविधाएं और आइसोलेशन बेड भी
तैयार रखने को कहा है। केरल की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करते समय जून 2023 में जारी की गई कोविड गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही जुकाम, खांसी और बुखार जैसे लक्षण वाले मरीजों का कोविड टेस्ट अनिवार्य करा दिया गया है। कर्नाटक की बात करें तो गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने 25 बेड का कोविड वार्ड बनाया है। इनमें से 5-5 बेड आईसीयू, हाई डिपेंडेंसी यूनिट और 5 प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हैं, बाकी 10 नॉर्मल बेड हैं। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS ले जाने वाला XCM-4 मिशन 5वीं बार टाल दिया गया है। इसे 22 जून को लॉन्च किया जाना था, लेकिन ISS की सुरक्षा जांच के चलते इसे स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले इस मिशन को 11 जून को भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 पर लॉन्च किया जाना था। हालांकि प्रोपल्शन बे में ऑक्सीजन लीक होने के कारण इसे टाल दिया गया। XCM मिशन 4 में 4 देशों के 4 एस्ट्रोनॉट 14 दिन के लिए स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। शुभांशु ISS पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इससे पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष यात्रा की थी। नासा ने बताया कि ISS के JVVZDA सर्विस मॉड्यूल के पिछले हिस्से में हाल ही में हुए मरम्मत कार्य की समीक्षा और सुरक्षा जांच के लिए और समय चाहिए। स्पेस स्टेशन की कई प्रणालियां आपस में जुड़ी हुई हैं, इस वजह से नई टीम के लिए सभी तकनीकी सिस्टम पूरी तरह तैयार रहना जरूरी है। यही कारण है कि अभी इस मिशन को टाल दिया गया है और इसको आगे के लिए स्थगित कर दिया गया है। कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बब्लिक ने हाले ग्रास टूर्नामेंट में एक बड़ा उलटफेर करते हुए मौजूदा चैंपियन जैनिक सिनर को हरा दिया है। वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी सिनर को 45वें रैंक वाले बब्लिक ने 6-3, 3-6, 6-4 से मात दे दी। समर 2023 के बाद यह पहला मौका है जब सिनर को टॉप 20 से बाहर के किसी खिलाड़ी ने हराया है। सिनर ने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में बब्लिक को केवल 6 गेम में हराया था, लेकिन इस बार बब्लिक ने शानदार प्रदर्शन किया। अब तक दोनों ने 6 बार एक दूसरे का आमना सामना किया है। बब्लिक ने कहा कि हम टेनिस खिलाड़ी हैं, हर मैच जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह जीत खास है। मैंने पहली बार नंबर 1 खिलाड़ी को हराया है। बब्लिक का क्वार्टर फाइनल में एक गणराज्य के टॉमस मचाक से भिड़ेंगे, जिन्होंने हंगरी के फैबियन मरोत्सान को 6-2, 6-3 से हराया। वर्ल्ड नंबर 3 अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने इटली के लोरेंजो सोनेगो को 3 सेटों में 3-6, 6-4, 7-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। ज्वेरेव ने सोनेगो के खिलाफ अपनी 5वीं जीत हासिल की। पहला सेट हारने के बाद ज्वेरेव ने दूसरे सेट में वापसी की और तीसरे सेट में टाई ब्रेक में दबदबा बनाया। अब उनका मुकाबला इटली के फ्लावियो कोबोली से होगा। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने पहली बार माना है कि भारत ने उनके 2 बड़े एयरबेस नूर खान और शोरकोट एयरबेस पर हमला किया था। डार ने जियो न्यूज़ पर खुलासा करते हुए बताया कि 6 से 7 मई की रात को पाकिस्तान जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहा था। तभी भारत ने दोबारा स्ट्राइक कर दी और नूर खान शोरकोट एयरबेस को निशाना बनाया। इससे पहले पाकिस्तान सरकार और सेना ने भारत के हमले की बात को नकारा था। हालांकि कुछ समय बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और अब डिप्टी पीएम इसाक डार ने हमले की पुष्टि कर दी है। वहीं डार ने सीज फायर के पीछे सऊदी प्रिंस की पहल होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि 6 से 7 मई की रात को हमले के 45 मिनट बाद सऊदी प्रिंस ने भारत से बातचीत का प्रस्ताव दिया था। फिर हमारे हाँ कहने पर उन्होंने भारत से बातचीत की थी। दरअसल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत तस्वीरें भी दी थी और पाक में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। इसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष सिर्फ सैन्य नहीं, अब आर्थिक संकट में भी बदलता जा रहा है। पूर्व इजरायली रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल रीन एमिनाक के मुताबिक इजराइल का रोजाना युद्ध लड़ने में $725 मिलियन यानी कि करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसमें केवल मिसाइल, जेट ईंधन, बमबारी और सैनिक तैनाती जैसे सीधे खर्च शामिल हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान और प्रोडक्टिविटी में गिरावट को भी जोड़ा जाए
तो असल खर्च इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। इजरायली वित्त मंत्री ने 2025 में जीडीपी ग्रोथ का एक अनुमान 4.3% से घटकर 3.6% कर दिया है। वहीं 2025 में पहले से तय बजट घाटे की सीमा 4.9% से बढ़ सकती है। 13 जून को ईरान पर अटैक के बाद पहले 2 दिन में इजराइल का खर्च 10.45 अरब डॉलर यानी कि करीब 12,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इसमें से 593 मिलियन डॉलर करीब 5,000 करोड़ बमबारी और जेट ईंधन और बाकी रक्षा संचालन में चले गए। आपको बता दें कि इजराइल के वित्त मंत्रालय ने 2025 के लिए जो बजट घाटे की सीमा तय की थी वह जीडीपी का 4.9% यानी लगभग 27.6 अरब डॉलर थी। लेकिन यह अनुमान ईरान के साथ नया युद्ध शुरू होने के पहले का था। अब इजराइल का बजट घाटा और बढ़ सकता है। वहीं इजराइल का रक्षा बजट पहले भी गाजा युद्ध में काफी खर्च हो चुका है। वहीं वजह से वित्त मंत्रालय ने 2025 में जीडीपी ग्रोथ को अनुमान 4.3% से घटाकर 3.6% कर रखा था। रक्षा बजट दोगुना होने से विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा पर असर। इजराइल का रक्षा बजट 2023 में 15 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 31 अरब डॉलर हो गया है, जो जीडीपी का लगभग 7% है। इससे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अहम क्षेत्र पिछड़ सकते हैं। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति और बिजनेसमैन संजय कपूर का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार हुआ। करिश्मा कपूर, उनके बच्चे समायरा और कियान के साथ वहां पहुंची। बाद में करीना कपूर और सैफ अली खान भी उनके साथ शामिल हुए। फोटोग्राफर पल्लव पालीवाल ने बताया कि करिश्मा कपूर के बेटे को अंतिम संस्कार के समय रोते हुए देखा जा सकता था। उसे करिश्मा और करीना ने मिलकर संभाला। संजय कपूर का 12 जून को निधन हो गया था। आज 7 दिन बाद यानी कि 19 जून को उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में हुआ। संजय कपूर का अंतिम संस्कार शाम के समय दिल्ली के लोधी रोड स्मशान भूमि में हुआ। इसके बाद उनकी प्रेयर मीट सेरेमनी 22 जून को दिल्ली के ताज पैलेस होटल में शाम 4 से 5 बजे होगी। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए करिश्मा कपूर बच्चों कियान और समायरा के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। संजय कपूर की कंपनी सोना कॉमस्टर ने एक नोट जारी कर प्रेयर मीट की जानकारी दी थी, जिसमें लिखा गया था कि जिन लोगों ने नाम का ध्यान किया और मेहनत से जीवन बिताया, नानक कहते हैं उनके चेहरे उज्जवल होते हैं और अनेक लोग उनके साथ मुक्ति पाते हैं। प्रेयर मीट के आखिर में संजय कपूर के माता पिता, पत्नी प्रिया के साथ चारों बच्चे कियान, समायरा, साफिरा और आजियस भी शामिल रहे। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।